जब चंपारण सत्याग्रह के विभिन्न तत्वों का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि चंपारण सत्याग्रह एक विभाजक रेखा थी। बस जैसे हमने लिखा और जो है अब फ्लो चार्ट तैयार कर देंगे तुरंत। जिसे निम्न सारणी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह पहला देखेंगे उद्देश्य के स्तर पर क्या इसमें ऐसी चीज बदलाव हुआ जो विभाजक रेखा माना गया। दूसरा, नेतृत्व के स्तर पर क्या ऐसा बात हुई, क्या ऐसा नयापन आया कि इसे विभाजक रेखा माना गया। तीसरा, विचारधारा के स्तर पर नेक्स्ट, कार्यक्रम के स्तर पर क्या ऐसी नई बात आई, क्या नया बदलाव लाया गया, क्या नया चीज लाई गई कि उसको विभाजक रेखा अथवा परिवर्तन बिंदु कहा गया है। तो उसको देखेंगे हम लोग। 5, जन सहभागिता के स्तर पर। छठा, उपलब्धि के स्तर पर। अगर ये 6 डायमेंशन को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं और ये पाते हैं कि क्या उसमें कुछ नया आया है जिसके कारण इसको विभाजक रेखा कहा गया है, तो बस यही मेरा मेन थीम है। इसमें साबित कर देना है कि चंपारण सत्याग्रह विभाजक रेखा थी अथवा परिवर्तन बिंदु था। बस ये आंसर पुट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के परिवर्तन बिंदुओं का सारणी। पहला अगर हो गया हो तो लिखिए, कम से कम ये चार्ट को उतारिए, फ्लो चार्ट को उतारा है। हाँ, फ्लो चार्ट उतारना है आपको, यहीं से कोट करना है सारी बातें और ये साबित कर देना है कि ये जो है विभाजक रेखा था, परिवर्तन बिंदु था। इसी के आधार पर समीक्षा कर देंगे हम लोग। जैसा प्रश्न बोला जाएगा वैसे ही आंसर करेंगे। पहला एक है तो 1 लिख देंगे। उद्देश्य के स्तर पर तो लिख देंगे इसको, उद्देश्य के स्तर पर। यदि समय नहीं रहा वहाँ पर तो इसी को 1 2 कर देंगे इसी पर, 1 2 3 4 5 यूँ कर देंगे। लेकिन यदि समय नहीं रहा तो समय अगर है मेरे पास तो हम चलेंगे ऐसे। उद्देश्य के स्तर पर, उद्देश्य पहली बार किसानों के शोषण से मुक्ति
मुक्ति का उद्देश्य रखा गया पहली बार। अब तक किसान समस्या को लोग टाल मटोली कर रहे थे। कई बोला ठीक है जो है हम ये कर देंगे, कभी जनजातीय विद्रोह में खुदकुट्टी व्यवस्था करके समाप्त करके आंदोलन को बंद करने की कोशिश की गई, हल्का फुल्का तुष्टीकरण की नीति। लेकिन इस बार जो है उद्देश्य जो है चंपारण सत्याग्रह का एकदम किसानों की शोषण से मुक्ति, एकदम कुछ इससे नीचे कुछ भी नहीं, स्पष्ट हो गया। स्पष्ट उद्देश्य पहली बार लिखा गया। जब ये सफल रहा और ये सफल रहा ये इसकी मांगे मान ली गई और जो है तीन खटिया व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो जब ये उद्देश्य में सफल रहा तो आगे के राष्ट्रीय आंदोलनों में इसका प्रभाव पड़ा। अब जितने भी आज़ादी के लिए लड़ाई होने लगे, अब उसमें उद्देश्य को जो है प्राथमिकता दी जाने लगी कि जो उद्देश्य बनाएंगे और उस उद्देश्य को सफल बनाएंगे। इसी राष्ट्रीय आंदोलन में जो एक उद्देश्य था हमारा, उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति। अब एक नया उद्देश्य बन गया राष्ट्रीय आंदोलन में, इसी का देखा देखी कि मुझे अब स्वराज्य चाहिए, उद्देश्य हो गया और स्वराज्य की प्राप्ति करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का उद्देश्य पहली बार सिर्फ एक या सत्य और अहिंसा लिख देने से आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। विभाजक रेखा नहीं मानी जाएगी जब तक नहीं हर डायमेंशन को ऐसे दिखाना है आपको कि किस किस लेवल पर ये जो है विभाजक रेखा थी, किस किस लेवल पर नयापन आया इसमें, एकदम स्तरीय आपको लिखना है, ठीक है, ताकि आपका आंसर दूसरे आंसरों से परिकृष्ट हो, अच्छा हो। खाली पहली बार लिख देना कि गांधी जी आए थे, पहली बार सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया और सफल हो गया, अब उतना सी बातों से नंबर नहीं मिलेगा। अगर मैं कॉपी चेक करूँगा और नंबर रहेगा 38, तो इतना से लिखने के लिए उसको हम देंगे 6 नंबर। 38 में 6 नंबर देंगे हम, यदि मैं कॉपी चेक करूँ तब, क्योंकि आप उतने ही के लिए आपने लिखा है, जितना हमने मांगा है आपने जो लिखा है उसके अनुसार 6 नंबर ही आने चाहिए। लेकिन आपको कम से कम 38 में कम से कम 20 से 25 आए, उसके लिए सारे डायमेंशन को आपको लिखना होगा। बस यही मेंस है। मेंस बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। मेंस को बस नॉलेज को जो है अच्छा से पिरोना है, ठीक है, जो आप जानते हैं उसको अच्छे से लिखना है, ठीक है, और ऐसा लिखना है जो कि बात स्पष्ट हो जाए और हर पैराग्राफ में बात साबित हो कि विभाजक रेखा ये थी चंपारण सत्याग्रह। बस ये है उद्देश्य के स्तर पे। दूसरा देखेंगे नेतृत्व का स्तर पे। नेतृत्व का स्तर पे क्या ऐसा हुआ कि इसको विभाजक रेखा माना गया। हर चीज़ का विभाजक रेखा होता है। 2 देखेंगे हम लोग नेतृत्व के स्तर पे। अब देखिए घर परिवार में कभी देखिए कि जब हम लोग बच्चे थे तो पिताजी का शासन था, फादर का, पापा का, घर का नेतृत्व वही कर रहे थे। हर किसी घर में नहीं होता है, नेतृत्व वही कर रहे थे। लेकिन हम लोग अगर कोई 2 भाई है घर में, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, जब देखेंगे फादर का जो है जब उनका जब कुछ ज़्यादा हो जाता है तो उसका जो नेतृत्व में बदलाव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो जो बड़ा बेटा है ना उसका आस्ते आस्ते संभालने लगता है, ठीक है। तो जैसे कोई मतलब कि निर्णायक क्षण में अगर पिता से बड़ा बेटा बढ़ गया आगे, ठीक है, तो उसी को वो एक विभाजक रेखा हो गया, ठीक है। कल दिन जो है मतलब कि कोई ऑफिस आ रहा है बाहर से बोलने के लिए कि भाई इस घर के मालिक कौन है। अब तक जो पापा का नाम आ रहा था, लेकिन पापा का तबीयत खराब है, उसके बड़े लड़के का नाम आ गया। तो अब जाना गया कि नहीं ये घर जो इस फलाने बाबू के नाम, फलाने बाबू जो है इस घर के नेता हैं, इस घर के नया जो है अगुआ है। तो हम पंचायत में देखेंगे उसी को बनाना शुरू कर देगा।
पंचायत कोई सा घटना हुआ, अच्छा उसको बुला देते हैं। कोई दावत वावत देने गया हुआ, अच्छा फादर बीमार रहते हैं, उसको दे दिया जाए। उसका बड़ा लड़का देख रहे हैं अगुवाई कर रहा है। जब है ही नहीं, एक ही भाई है तो आप ही हैं ऑल इन ऑल। तो नेतृत्व के स्तर पर देखें हम लोग कि क्या ऐसा था जो इसको ये विभाजक रेखा थी। पहले जो है नरमपंथी और गर्मपंथी ये विवाद चला आ रहा था। कुछ आंदोलन नरमपंथी नेतृत्व क्या करते थे, कुछ आंदोलन को गर्मपंथी नेतृत्व क्या करते थे। नरमपंथी में जो प्रमुख नेता हुआ करता था वो होता था गोपाल कृष्ण गोखले। ये थे फिरोज शाह मेहता। अच्छा, उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये लोग थे नरमपंथी नेता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ज़्यादातर आंदोलन को, कांग्रेस के आंदोलन को ही लोग लीड करते थे। कोई भी आंदोलन है सब यही लोग ज़्यादा था। और ये लोग का काम था कि तुष्टिकरण की नीति, मतलब हमको आज़ादी नहीं चाहिए, ठीक है, हमको बस आप थोड़ा सा मेरे बातों को मान लीजिए और आपके अंडर में ही हम लोग जो है रहेंगे। इन लोग का ये मानना था, यानी औपनिवेशिक स्वशासन। हाँ, औपनिवेशिक स्वशासन इसको कहा गया है, औपनिवेशिक स्वशासन। यानी हम गवर्नमेंट के अधीन में ही रहेंगे और अपनी स्वायत्ता चाह रहे हैं, आज़ादी, ठीक है। लेकिन गर्मपंथी नेता क्या मांगते थे? गर्मपंथी नेता में थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। ये नरमपंथी नेता थे, ये गर्मपंथी थे। बहुत सारे आंदोलनों का नेतृत्व ये लोग करते थे, गर्मपंथी, और बोलते थे कि हम जो है अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ देंगे। हाँ, आंदोलन के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से इसको खदेड़ देंगे, ठीक है। और जो है पहली बार वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि तिलक को कि भारत में जो अशांति का जन्मदाता यही है। सिरोल इसको कहा था अशांति का जन्मदाता। ये दोनों एक समस्या था। नेतृत्व कभी गर्मपंथी के हाथ में जाए, कभी नरमपंथी के हाथ में जाए, और बात बन नहीं रही कहीं पर। जब गांधी जी आए, आगे बढ़ूं मैं, सही बातों को समझ लिए तभी कांग्रेस समझ में आएगा। कांग्रेस के लोग लीड कर रहे थे। कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक है। और इसके जो फाउंडर थे वो ए हुम, और इसके पहले अध्यक्ष थे वीएमएस चंद्र बनर्जी। इसका गठन हुआ था महाराष्ट्र के गोकुलदास तेजपाल मैदान में, ठीक है। ये सारी बात है। हाँ, विद्यालय मैदान में, उसी प्रांगण में वहीं हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का ये इतिहास है। और इसी कांग्रेस के जो लास्ट में जो है 90 दशक के बाद जो है कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक गर्मपंथी दल और एक नरमपंथी दल, ठीक है। नरमपंथी का कहना था कि हम ब्रिटिश औपनिवेशिक स्वशासन चाहिए और इसी के अंदर अपना विकास करेंगे, और गर्मपंथी चाहते थे कि आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को बाहर किया जाए। लेकिन जब गांधी जी आए तो गांधी जी में ये दोनों गुण था। गांधी जी में ये दोनों तत्व विद्यमान थे। ये गर्मपंथी भी थे और नरमपंथी भी थे। और गर्मपंथी और नरमपंथी शब्द को इतने अच्छे से इन्होंने इसका ढूंढा, उपाय खोजा, और इतने अच्छे तरीके से इन्होंने बातों को रखा कि दोनों गुण इसी में समाहित हो गए और दोनों का इसको लक्षण दिखने लगा। पहला, ये दोनों गुण कैसे थे? पहला जो है आंदोलन को शांतिमय
तरीके से या ऐसे शांतिवादी तरीके में नरमपंथी थे। शांति की बात करते थे, इसका मतलब ये नरमपंथी थे। दूसरा, गर्मपंथी कैसे थे? कानून तोड़ने की निर्भीकता में ये गर्मपंथी थे। इसके अंदर पहली बार एक ऐसा नेता आया जो दोनों का गुण लेके आया, यानी कि शांतिवादी तरीके में ये नरमपंथी थे, बहुत नरमी से पेश आते थे और शांति की बात किया करते थे, सत्य अहिंसा सत्याग्रह की, बहुत शांति वाली बात। लेकिन जब कानून तोड़ने की बारी आती थी तो निर्भीक होकर के कानून तोड़ते थे ना। कानून तोड़ने की निर्भीकता में ये गर्मपंथी थे। तो दोनों का गुण आ गया इसके अंदर, और पहली बार कोई ऐसा नेता आया यहाँ पे, और इतने अच्छे तरीके से ये दोनों नियमों का पालन किया कि जनता इसके पीछे मंत्रमुग्ध हो गई, और उन्होंने माना कि गांधी जी जो है, गांधी जी में कोई न कोई, कितने लोगों ने तो बोला कि गांधी जी में कुछ दैवीय गुण है, ठीक है, अरे गांधी जी में दैवीय गुण से ना कहना ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण होगा, उससे अच्छा ये है कि उसमें ये जो दोनों गुण थे, शांतिवादी और नरमपंथी के, और निर्भीकता के और गर्मपंथी के, यही दोनों गुण जो गांधी जी में समाहित थे, इस कारण जो है नरमपंथी और गर्मपंथी का विवाद समाप्त हो गया। ये विवाद खत्म, समाप्त। और राष्ट्रीय आंदोलनों को एक नई दिशा मिली। अब एक नया रूप मिला और नया ताजगी मिली, जिस कारण जो है ये विभाजक रेखा मानी गई।